नमस्कार साथियों, मैं अजय एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी की इस जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। फिलहाल अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10 तक साइंस को कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में लगभग 9 क्लास लगे थे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी को शुरू किया है और इस सीरीज का ये क्लास नंबर 13 है। इस क्लास नंबर 13 में क्लास 7 की एनसीईआरटी में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल होने वाला है। इसमें आप लोगों का जूनियर 6 to 8 प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में साइंस के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग चैनल के माध्यम से डेली नए जुड़ते रहते हैं, तो टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन जूनियर और टीजीटी दोनों में हुआ है विथ रैंक होल्डर। तो मेरा जो 2 सालों का अनुभव है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के साथ, उसी अनुभव के साथ मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। अगर आपने सही तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आप लोग जो जीएस वाले सेक्शन में 8 नंबर का साइंस आता है पूरा में पूरा बना ले जाओगे। और रही बात मेरी से साइंस की बात, तो जूनियर में साइंस का 40 प्रश्न आया था, 40 में से मेरा 38 नंबर सही था साइंस का जूनियर में। और जो प्राइमरी जीएस वाले सेक्शन में 8 नंबर का साइंस आता है, 8 में 8 सही था। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे एक बार आप लोग साइंस पढ़ लेते हो, इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू कर लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को 8 नहीं तो जीएस वाले सेक्शन में 7 प्रश्न बनवा के रहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है उसको सही तरीके से पढ़ना होगा। तो फिलहाल चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज के सीरीज में टोटल होने वाला है 42 क्वेश्चन। तो 42 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही है कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और आज का जो चैप्टर होने वाला है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस 42 क्वेश्चन को देख लिया तो इस टॉपिक से एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बुक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में पूछने के लिए, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं हम लोग एक ही में कवर अप करते चल रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा, केवल आप लोगों को शुरू से लास्ट तक इस सीरीज को कंटिन्यू देखना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है एरोबिक श्वसन में, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले श्वसन क्या होता है और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो देखिए, श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक श्वसन, एक होता है एनारोबिक श्वसन। ठीक, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायु या एरोबिक श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडित होना यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहलाता है अवायु या एनारोबिक श्वसन कहलाता है। आपको फ्रेंड्स पता है, हम जब भोजन करते हैं तो जो भोजन हमारा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के रूप में, फिर डायरेक्ट हमको एनर्जी ग्लूकोज से नहीं मिलती, उस ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में प्लस एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो ग्लूकोज होता है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज का 2 तरह से ब्रेकडाउन होता है, एक वायु की उपस्थिति में एरोबिक श्वसन, एक वायु की अनुपस्थिति में एनारोबिक श्वसन। तो देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की उपस्थिति, और वायु कहने का मतलब है यहाँ पर कि ऑक्सीजन, हम लोग वायु जब कहेंगे तो ऑक्सीजन हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर एरोबिक श्वसन होगा, देगा हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 प्लस वाटर देगा, और हम लोगों को ऊर्जा, जो हम लोगों को ऊर्जा मिलता है 36 से लेके 38 एटीपी तक मिलता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है हम लोगों को एरोबिक श्वसन में मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। वायुवीय श्वसन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में, इसलिए हमें यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है 36 से लेकर 38 एटीपी तक। वहीं देखिए, अब यहाँ पर जैसे देखिए, संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट
यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसे देखिए ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने गलत दिया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, तो क्या मिलकर बनाएगा, एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा। इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये कौन सा रेस्पायरेशन है, एनारोबिक रेस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन है, और इसमें जो ऊर्जा है सबसे कम मिलती है। इसमें हम लोगों को 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है, 2 एटीपी। तो देखिए जैसे यहाँ पे 36 से लेके 38 एटीपी ऊर्जा मिल रही थी, यहाँ पर केवल 2 एटीपी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कथन बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन CO2 एंड H2O। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अवायवीय श्वसन में सबसे कम ऊर्जा बनती है। जी बिल्कुल, अभी मैंने देखा कि जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, यहाँ पर बनेगा एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऊर्जा के कितने अणु मिलेंगे हमको, केवल 2 अणु मिलेंगे। तो सबसे कम ऊर्जा अवायवीय श्वसन में बनेगा। ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन में, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है CO2 और H2O में, इसलिए हमें यहाँ पर ऊर्जा भी कम मिलती है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मांसपेशियों में तीव्र व्यायाम के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है और तीव्र व्यायाम के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखते हैं एनसीईआरटी में यह प्रश्न कहां से पूछा गया है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने से, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती है। जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगा जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। तो उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं अवायवीय रूप से श्वसन करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि जो हमारी पेशी को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का निर्माण करेंगी। तो क्यों करती हैं, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन करती हैं और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो देख लीजिए, जैसे हमारे पेशी में ग्लूकोज हो गया ऑक्सीजन की, फिर से यहाँ पर एनसीईआरटी ने गलत दिया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक, तो अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है, तो जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होता है यानी कि दर्द होता है, इसी लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होता है। ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो देख लीजिए, अवायवीय श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा। इट मीन्स जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन CO2 और H2O के रूप में नहीं होगा, और जितना एनर्जी मिलना चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिलेगा। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है जब कभी भी आप लोग वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, जिम वगैरह करते हो या रनिंग करते हो, तो हमें रनिंग के बाद तुरंत स्थायी रूप से बैठ नहीं जाना चाहिए। हमको
कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद अपने बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। उसको स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो हमारी लैक्टिक एसिड का संचय है हमारी मांसपेशियों में, वो धीरे धीरे कम होगा और फैल जाएगा। अगर हमने तुरंत एक्सरसाइज करके बैठ जाएंगे तो लैक्टिक एसिड का संचय ज्यादा मात्रा में एक ही जगह हो जाएगा और हमारी बॉडी में पेन ज्यादा करेगा। फिर यहाँ पर देखिए, स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद हमें तुरंत नहीं बैठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मीन्स मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और हमारा लैक्टिक एसिड जो बॉडी में रहेगा वो कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अब अगला प्रश्न, हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, कैसे श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? तो जो श्वसन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उसकी उपस्थिति में CO2 H2O और ऊर्जा हम लोगों को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, 42 क्वेश्चन है, तो 42 क्वेश्चन के लिए हमको सेशन थोड़ा स्पीड में ले चलना पड़ेगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। तो देखिए अब अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है, इसका देखिए आंसर क्या होगा। देखिए जो वायवीय श्वसन होता है हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक ईटीसी प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देखिए विभिन्न प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, परंतु जो अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीजन करेगा। अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक श्वसन के दौरान, वो होता है ऑक्सीजन। अगर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक श्वसन नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता होता है एरोबिक श्वसन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही और कारण सही व्याख्या करता है। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न तब पूछेगा जब आप लोगों को पेपर को कठिन बनाना रहेगा। पेपर जब कठिन बनाएगा तो इस लेवल का प्रश्न पूछेगा। फिलहाल ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जी बिल्कुल सही। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थान है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कथन और कारण दोनों सही है। और कोशिकीय श्वसन हमेशा कहां पर होता है? ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। और बताइए आप लोग ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? ग्लाइकोलिसिस बताइए कहां पर होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न, किण्वन में क्या होता है? तो जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में हम लोगों का एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए
ग्लूकोज हो गया, और अवायवीय श्वसन होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें हम लोगों को क्या बनेगा? एल्कोहल, एल्कोहल प्लस CO2 प्लस हम लोगों का एनर्जी मिलेगी, एल्कोहल CO2 और एनर्जी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी, आंसर डी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न, जल में रहने वाले जीव घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु से कम होती है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। आपको पता होगा कि जो हमारी वायु है, वायु में 21% ऑक्सीजन है, वायु में 21% ऑक्सीजन है, परंतु जो हम लोगों का वाटर होता है, वाटर में क्या होता है कि वाटर में हम लोग ऑक्सीजन को मेजर हम लोग परसेंटेज में नहीं करते हैं। तो वाटर में हम लोग ऑक्सीजन का मेजरमेंट परसेंट में नहीं करते हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन का मेजरमेंट होता है मिलीग्राम प्रति लीटर में होता है। तो जो वाटर में 5 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन होता है वाटर में, तो जल में कितना ऑक्सीजन होता है? 5 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। और जल में रहने वाले जीव घुलित जीव का घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। तो फिलहाल इसमें दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु से कम होती है। यहाँ पे दोनों सही है। अब एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है, इसको देखिए। जल में श्वसन, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। तो मछलियों में गिल्स पाया जाता है और गिल्स जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इनके गिल्स होते हैं, गिल्स में क्या होता है? वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें वाटर जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। फिर इनका ब्लड वेसल्स होते हैं, वही ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? जो जल में घुलित ऑक्सीजन रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और कभी भी जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है जल में नहीं निकाला जाता। जल में जो ऑक्सीजन को काउंट किया जाता है मिलीग्राम प्रति लीटर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में घुलित ऑक्सीजन कितना होता है। तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है 5 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। अगला प्रश्न, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे जाता है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे डायफ्राम से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ। सामान्यतः हम अपने नथुनो नासा द्वारा, नाक द्वारा वायु अंदर लेते हैं। जैसे देखिए हमारा ये नाक हो गया, इसी नाक द्वारा हम लोग वायु अंदर की तरफ लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। तो देखिए जब हमने वायु अंदर लिया तो नासा गुहा द्वारा अंदर गया वायु। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। अब देखिए ये कहाँ पर है? श्वास नली। हमने नासा गुहा, नाक से वायु अंदर लिया, अब श्वास नली से होती हुई वायु हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। फिर वक्ष गुहा यानी कि रिब केज, रिब्स केज, जो देखिए एक पसलियां होती हैं, फिर पसलियों से जो मिलकर आकृति बनती है उसको बोलते हैं वक्ष गुहा यानी कि रिब्स केज। तो कि सब एक को क्या बोलेंगे? रिब्स बोलेंगे। पसलियां जो एक सिंगल हड्डी है, इन सिंगल हड्डियों को बोलेंगे पसली यानी कि रिब्स, और इस पूरी संरचना को बोलेंगे वक्ष गुहा यानी कि रिब्स केज बोलेंगे। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। अब देखिए मैं एनसीईआरटी क्या कर रहा, उसके अलावा मैं खुद से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी से समझ आ सके। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। तो देखिए इस पसलियों की पूरी संरचना को बोलते हैं वक्ष गुहा, रिब्स केज बोलते हैं। एक सिंगल हड्डी को बोलेंगे पसली यानी कि रिब्स, और इसके नीचे एक प्रकार के एक होता है डायफ्राम होता है। जो डायफ्राम होता है इसके निचले स्तर को संरचना प्राप्त करती है। तो पसलियों को नीचे से आधार कौन प्रदान करता है? डायफ्राम। याद रखिएगा, पसलियों को नीचे से आधार प्रदान करने वाला डायफ्राम होता है, और एनसीईआरटी भी इसी बात को कह रहा। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अब देखिए
अब यहाँ पे हम लोग श्वसन को कराते हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो देखिए पसलियां है अंतः श्वसन यानी कि हवा को इनहेल करिए। जब अंतः श्वसन करिए, साथ मेरे करिए, सांस अंदर लीजिए। तो देखिए सांस अंदर करेंगे तो जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां क्या कर रही, ऊपर आ रही और बाहर की ओर गति कर रही। तो देखिए जब हमने सांस को अंदर लिया तो जो हमारी छाती की पसलियां हैं बाहर की ओर आ रही, ऊपर और बाहर की ओर आएंगी, और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर गति करेगा। जो यहाँ पर डायफ्राम है नीचे की ओर, फिर से करिए साथ में, सांस अंदर करिए तो जो हम लोगों की पसलियां ऊपर आएंगी और बाहर की ओर भी आती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा। अब यहाँ पर देखिए वायु जब अंदर लेंगे तो जो हम लोगों की पसलियां हैं बाहर की ओर आएंगी, पसलियां बाहर की ओर आएंगी और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर गति करता है। अभी इस चीज पर कैसे क्वेश्चन बनेगा आराम से हम लोग देखेंगे। आपको पहले से पता है तो अच्छी चीज है, जिसको नहीं पता है तो समझ लीजिए। फिर यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। जब हमने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, पसलियां हमारी बाहर की ओर आई, ऊपर गई, और फिर हमारा जो डायफ्राम है नीचे गया तो हमारे अंदर का आयतन बढ़ गया। जब हम वायु अंदर लेंगे, जब आयतन बढ़ेगा तभी ऑक्सीजन क्या है अंदर जाएगा। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन यानी कि एक्सहेल के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं। तो देखिए जब हमने अंतः श्वसन किया, हमारा जो पसलियां हैं बाहर की ओर आई, ऊपर उठ गई और डायफ्राम नीचे की ओर गया। अभी हम लोगों ने करके देखा। अब वायु को बाहर निकालेंगे, वायु को बाहर निकालेंगे तो जो पसलियां हैं ऊपर की तरफ जाएंगी, और जो हम लोगों का यहाँ पर वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आयतन कम होगा, जब आयतन कम होगा तो वायु बाहर निकल जाएगी। तो उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण जो वायु फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। इनहेल के समय आयतन बढ़ेगा, वायु अंदर जाएगी। एक्सहेल के समय आयतन कम होगा, वायु बाहर चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फिर से वायु अंदर इनहेल कर रहे हैं। जब हमने हवा को इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, तो जो हमारी पसलियां है बाहर की ओर जाएंगी, पसलियां बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर उठेंगी, और हमारा डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करेगा, अंदर का आयतन बढ़ जाएगा और हवा अंदर आ जाएगा। फिर जब हम लोग वायु को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल के समय क्या है कि पसलियां अंदर की ओर गति करेंगी, पसलियां अंदर जाएंगी, अंदर और नीचे की तरफ, और डायफ्राम अपने ऊपर की ओर जाएगा पूर्व स्थिति में। तो इससे क्या होगा कि अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और हवा बाहर निकल जाएगा। तो इनहेल एक्सहेल इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे जाता है। जी बिल्कुल, इनहेल करिए तो जो डायफ्राम है नीचे की ओर जाएगा, कथन सही है। वक्ष आयतन बढ़ता है, यानी कि आयतन बढ़ेगा तभी तो वायु अंदर जाएगी। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही है, और कारण सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न, अंतः श्वसन में क्या होता है? जो अंतः श्वसन में वायु अंदर जाती है, आयतन बढ़ता है, पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं, पसलियां ऊपर की ओर, पसलियां ऊपर यानी बाहर की ओर आएंगी, आयतन भी बढ़ेगा, वायु अंदर जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर डी सही होगा, आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अंतः श्वसन में दाब कम होता है। जी बिल्कुल, जब कहीं भी आयतन बढ़ेगा, देखो यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा, फार्मूला है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तभी हम लोगों ने पढ़ा जो अंतः श्वसन है इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण, आयतन बढ़ता है, तो जो कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा कारण, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बाह्य श्वसन में क्या होता है? तो जो बाह्य श्वसन में जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब हम लोग हवा को बाहर निकालेंगे तो जो हमारा डायफ्राम है ऊपर की ओर आएगा, जो डायफ्राम है ऊपर की ओर आएगा, आयतन भी कम होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा रेस्पिरेशन में, वो CO2 भी बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो सही होगा
आंसर डी। क्या सही होगा? आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न, तो देख लीजिए, जब एक्सहेल करेंगे हम लोग, जब हवा को बाहर निकालेंगे तो पसलियां अंदर की ओर जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की ओर उठेगा। बाह्य श्वसन में फेफड़ों का आयतन घटता है, तो जो एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल में फेफड़ों का आयतन घटेगा। जब आयतन घटेगा तभी अंदर की वायु को हम लोग बाहर निकालेंगे, और जो डायफ्राम होता है, जब हवा को बाहर निकालेंगे जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की ओर उठेगा। तो इसमें भी दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। गैसों के बारे में सही कथन है, तो देखिए, जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो जो हमारे अंदर सबसे अधिक आता है ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितना रहता है? 21%। और बाहर सबसे ज्यादा मात्रा में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 4%। अब देखिए, जब हम लोग अंदर ऑक्सीजन हवा लेते हैं, इनहेल के समय ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, ऑक्सीजन 21%, और CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। जब हम लोग एक्सहेल करेंगे, इनहेल किया, जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो उस समय जो ऑक्सीजन होता है 16% होता है, और CO2 होता है 4% होता है। CO2 कितना होता है? 4%। तो अंदर लेते समय ऑक्सीजन अधिक होता है, और बाहर हवा को निकालते समय सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 16, 21.04 और 4 देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इनहेल में हमेशा ऑक्सीजन अधिक होगा, एक्सहेल में हमेशा CO2 अधिक होता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, गैस प्रतिशत के संबंध में सही है। 21% जो ऑक्सीजन है अंदर जाती है, और 16% ऑक्सीजन बाहर आता है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सबसे अधिक आता है, तो इनहेल करते समय ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है 21%, और बाहर निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन 16% होता है। परंतु जो सबसे ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होता है? 4%। और इनहेल करते समय यानी कि अंदर सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। तो फिलहाल इसमें ए, बी और सी तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मछली में श्वसन होता है, तो जो मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा होता है। बिल्कुल सही। केचुए में श्वसन, तो जो केचुए में श्वसन होता है इसको आप लोग, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, केचुए में श्वसन किस प्रकार से होता है। कीटों में श्वसन, तो जो कीटे होते हैं कीटों में श्वसन न तो लंग्स द्वारा होता है न तो स्किन द्वारा होता है। कीटों में श्वसन जो होता है स्पाइरेकल्स द्वारा होता है, श्वास रंध्र या श्वास प्रणाल। श्वास रंध्र या श्वास प्रणाल जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, इसी से होता है। ऑप्शन ए। अब देखिए एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है और एनसीईआरटी क्या कह रहा। काकरोच, काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छोटे छिद्र होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में एनसीईआरटी ने काकरोच लिया है, परंतु ये कह रहा कि सभी प्रकार के कीटों में भी इस प्रकार के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह जो छिद्र होते हैं श्वास रंध्र या तो स्पाइरेकल्स कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा रहता है। तो देखिए, वायु नलियों का, जैसे कीट श्वास रंध्र के द्वारा, स्पाइरेकल के द्वारा हवा को अंदर ले जाएगा, फिर उसके बॉडी में एक प्रकार का वायु नलियों का जाल बिछा रहता है। तभी न वायु नली का जाल रहेगा, उसके बॉडी में हर जगह जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा उसको क्या बोलते हैं? श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तारित होती है। तो देखिए, जो उसके शरीर पर छेद रहते हैं उसको बोलते हैं श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स। उसको क्या बोलेंगे? श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स बोलेंगे। तो शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र रहेंगे उसी छिद्रों से वायु अंदर जाएगी। फिर जब रंध्रों से वायु अंदर जाएगी तो श्वास नली होगी, क्योंकि नली के माध्यम से ही ना जो वायु हो गया, वायु के रूप में जो घुलित ऑक्सीजन है बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, तो उसको बोलेंगे श्वास नली। तो श्वास नली में वायु जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तारित होता है। फिर उसी श्वास नली के द्वारा, देखो इसके शरीर में छेद है, छेद के द्वारा वायु अंदर गया,
जब वायु अंदर जाएगा तो फिर नली के माध्यम से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बोलेंगे श्वास नली। फिर जब वायु पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो अलग अलग ऑर्गन टिश्यूज है, फिर टिश्यूज में विस्तारित होगा और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है इसी प्रोसेस द्वारा। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में, जब ऑक्सीजन वहां पर ब्रेक डाउन होगा, जब ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, श्वास नाल में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो देखिए एक इसको शॉर्ट में समझो, एक होता है स्पाइरेकल, स्पाइरेकल एक होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया एक होता है ट्रैकियोल्स। श्वास रंध्र इसको बोलेंगे श्वास रंध्र, श्वास नली, श्वास नली बोलेंगे, और श्वास नलिकाएं, श्वास नलिकाएं। तो स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, इस प्रकार की जो संरचना कीटों में भी होती है और इसको पूरा बोलेंगे क्या बोलेंगे, श्वास प्रणाल तंत्र बोलेंगे। तो स्पाइरेकल, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, श्वास रंध्र, श्वास नली और श्वास नलिकाएं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कीटों में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है, स्पाइरेकल्स द्वारा। अगला प्रश्न, काकरोच में श्वसन तंत्र है, तो काकरोच में जो श्वसन तंत्र होता है अभी मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों को, काकरोच में श्वास रंध्र होता है, फिर श्वास नली होती है, फिर श्वास नलिकाएं होती है। तो इसमें स्पाइरेकल्स भी होगा, ट्रैकिया भी होगा और ट्रैकियोल्स भी होगा। तो ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, स्पाइरेकल तीनों चीजें होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर मोस्ट लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि काकरोच यानी कीट का बात हो रहा है, कीट में होगा स्पाइरेकल या श्वास रंध्र केवल, परंतु जो उसका पूरा रेस्पायरेशन का सिस्टम होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। स्पाइरेकल छेद होगा, फिर उस छेद द्वारा वायु अंदर जाएगी, फिर ट्रैकिया होगी, श्वास नली द्वारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, फिर ट्रैकियोल्स होगा, श्वास नलिकाएं द्वारा टिश्यूज में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस होता है काकरोच में भी या कीटों में भी। तो न केवल ये काकरोच में होगा बल्कि जिस भी प्रकार में श्वास रंध्र पाए जाते हैं उन सभी कीटों में ये तीनों चीज पाई जाएगी। स्पाइराकल कीटों में पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स कीटों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है कथन। इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। काकरोच में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने बार बार पढ़ते आ रहे हैं, काकरोच में श्वसन श्वास रंध्र स्पाइरेकल्स द्वारा होता है। ये ट्रैकिया से जुड़े रहते हैं, ये ट्रैकिया से भी जुड़े रहते हैं, यानी कि स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स तीनों आपस में लिंक होते हैं। पहले क्या होगा, स्पाइरेकल्स होगा, फिर ट्रैकिया होगा, फिर क्या होगा, ट्रैकियोल्स। स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पौधों में गैस विनिमय होता है, तो जो पौधों में गैस विनिमय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पौधों में गैस विनिमय किस प्रकार होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है कई भागों से होता है। एक तो रंध्र स्टोमाटा द्वारा होता है, स्टोमाटा पत्तियों में पाए जाते हैं, दिन में मुख्यतः CO2 का प्रवेश और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, ये तो सबको पता है। फिर एक होता है लेंटिसेल्स होता है, लेंटिसेल्स का काम क्या है,
तनों या लकड़ीदार भागों में पाए जाते हैं। जो लेंटिसेल्स होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तनों में या लकड़ीदार भागों में गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। तो लेंटिसेल्स भी गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। फिर एक होती हैं जड़ें। जो जड़ें होती हैं मिट्टी की वायु से गैसों का विनिमय करती हैं। तो रूट्स भी क्या करते हैं? जो मिट्टी की वायु से गैसों का एक्सचेंज करती हैं। तो इसमें जो स्टोमाटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गया और रूट्स हो गया, तीनों प्रकार से गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैंने पहले ही आप लोगों को बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अब इसको एनसीईआरटी ने दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप स्लाइड में पीपीटी इसका दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ, आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं। और मैं शुरू से आप लोग को बोलता हूं, या तो आप एनसीईआरटी मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या काम करिए कि एक बार अवश्य आपके पास एनसीईआरटी है तो खुद से पढ़िए, अगर नहीं है तो मार्केट से परचेज करके एनसीईआरटी को पढ़िए, पर अपने से एक बार अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सेकंड में आ रहा। इसमें देखिए, पौधे के सभी भाग श्वसन करते हैं, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। जो पौधे होते हैं इसके सभी भाग जो है रेस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग में जो कोशिका होती है उसको ऊर्जा चाहिए। तो दोनों सही है और कारण भी सही व्याख्या करता है। अब हम लोग इसको समझते हैं एनसीईआरटी में कैसे दिया है। तो पौधों के सभी भाग जड़, तना, पत्ती जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए वे श्वसन करते हैं। हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए जीवित रहने के लिए, और यह ऊर्जा श्वसन से ही प्राप्त होती है। इसलिए इसमें जो कथन और कारण दोनों सही है। पौधे दिन रात श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पौधे होते हैं दिन में भी श्वसन करते हैं और रात में भी श्वसन करते हैं। श्वसन जो है एक प्रकार का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि श्वसन दिन में होगा रात में रुक जाएगा। तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। परंतु हम लोग इसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो रात में श्वसन क्यों होगा? तो इसके पीछे का भी हम लोग कारण समझते हैं। पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, क्योंकि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पेड़ क्या है, जीवित है, उसकी जो कोशिकाएं जीवित है, दिन में रेस्पायरेशन करेंगी और रात में उसके जो सेल्स है डेड हो जाएंगे। उसके सेल्स तो रात में भी एक्टिवेट रहेंगे। तो जो पेड़ पौधे होते हैं रात को भी श्वसन करते हैं, परंतु एक दूसरा कंडीशन आता है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, रात में श्वसन करेंगे परंतु किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो रात में भी फोटोसिंथेसिस नहीं मतलब भोजन का निर्माण करते हैं। वो आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता। बस याद रखिए ये कि जो पेड़ पौधे होते हैं रेस्पायरेशन दिन में भी करते हैं रात में भी करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस है केवल सनलाइट में, यानी कि दोपहर के समय होगा, रात के समय नहीं होगा। श्वसन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है पर श्वसन हमेशा होता है। इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डायफ्राम का क्या कार्य है? तो देखिए इसका भी आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो डायफ्राम का क्या कार्य है? श्वसन तंत्र में क्या क्या शामिल है? तो जो श्वसन तंत्र होता है उसमें लंग्स भी होते हैं, नोज भी होते हैं और ट्रैकिया श्वास नली तीनों होती है। इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, जिनमें शामिल है नासिका नोज, हवा को छानना, गर्म करना और नम बनाना। जो हमारी नाक होती है, देखिए नाक का भी कार्य होता है, ये क्या करता है, हवा को फिल्टर करता है, हवा को गर्म करता है और हवा को नम बनाता है। श्वास नली या ट्रैकिया,
यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है। जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है ट्रैकिया द्वारा। अब जो लंग्स फेफड़े होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। श्वसन में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो जो श्वसन होता है हमारा रेस्पायरेशन, जो इसमें वेस्टेज है तो वेस्टेज हमारा CO2 होता है और H2O होता है। जैसे देखिए कि ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर देगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। और एनर्जी कितना रहेगा? 36 से लेके 38 ATP रहेगा। तो देखिए जो रेस्पायरेशन में हम लोगों का ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O प्लस एनर्जी। तो रेस्पायरेशन हम लोग करते हैं एनर्जी के लिए। रेस्पायरेशन में हम लोगों को ना तो वाटर चाहिए ना तो हम लोगों को CO2 चाहिए। तो जो हम लोगों का रेस्पायरेशन में वेस्टेज होता है CO2 और H2O दोनों होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेस्पायरेशन में जो वेस्टेज होता है CO2 और H2O दोनों होता है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं। CO2 को बाहर निकाला जाता है, जल भी श्वसन का एक अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। श्वसन दर अधिक कब होती है? बिल्कुल सी अच्छी बात है, सोते समय श्वसन दर अधिक नहीं होगा, नींद लेंगे तब भी नहीं। जो हम लोगों का व्यायाम करते समय रेस्पायरेशन होता है सबसे तेज होता है, क्योंकि उस समय बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा मात्रा में हम लोग रेस्पायरेशन करेंगे, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, तो ज्यादा मात्रा में हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। श्वास नली का मुख्य कार्य क्या है? तो जो श्वास नली का मुख्य कार्य जो है पाचन करना नहीं है और ब्लड फॉर्मेशन नहीं है, जो गैसों का एक्सचेंज करना है। श्वसन नियंत्रित प्रक्रिया है, दहन अनियंत्रित प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो श्वसन है नियंत्रित है और दहन अनियंत्रित। और एनसीईआरटी में इसका कैसे दिया हुआ है? जो श्वसन है एक प्रकार का नियंत्रित जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में क्रमबद्ध चरणों में एंजाइमों की सहायता से होती है। तो जो रेस्पायरेशन है नियंत्रित जैव प्रोसेस है जो हमारे सेल्स में क्रमबद्ध चरणों में एंजाइमों की मदद से होती है, इसलिए ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है। परंतु देखिए दहन एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा अचानक निकलती है। दहन क्या है कि अनियंत्रित प्रक्रिया है। अब मान के चलिए कि हमारे पास ये बुक है, इस बुक से हमने एक पेज को फाड़ दिया, एक पेज को फाड़ने के बाद हमने माचिस की तीली से बर्न कर दिया, तो जलाने के बाद अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये बहुत तेजी अचानक से जलने लगेगा, तो हम लोग जल्दी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब कोई तो यहाँ पर दिमाग लगाएगा कि हम लोग गैस सिलेंडर को बर्न कर रहे हैं, मतलब जो गैस चूल्हे को, फिर हमको उसको कंट्रोल कर रहे हैं रेगुलेटर से, तो वहां पर ऐसे बात नहीं कि रेगुलेटर लगा दिए, वो एक नॉर्मल प्रोसेस की बात हो रही। तो दहन अनियंत्रित प्रक्रिया है और श्वसन नियंत्रित प्रक्रिया है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोनों सही है, परंतु देखिए श्वसन एक अलग चीज है और कंबसन एक अलग चीज है, तो कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों सही है पर कारण सही व्याख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने यहाँ पर दोनों सही है पर कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सभी जीव श्वसन करते हैं? जी बिल्कुल, जितने भी जीव हैं उनके जो सेल्स है, सेल्स को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? रेस्पायरेशन से मिलेगा। तो सभी जीव श्वसन करेंगे क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो दोनों सही है। और आठ, एक सेकंड इसमें